वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इथेनॉल प्ले के कौन कौन से कंपनीज बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, वेदर इट इज शुगर कंपनीज और सम ऑफ द प्रॉक्सी प्लेस इन दिस थीम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमने इस पर एक शुगर इंडस्ट्री के एनालिसिस का एक वीडियो रिसेंटली बनाया था, विच इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अबाउट इथेनॉल प्ले दैट कैन हैपन इन इंडिया एंड इसके क्या क्या बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। वहां पर हमने कोई स्टॉक बेस्ड एनालिसिस नहीं किया था, हमने बस सेक्टर को डिकोड करने की कोशिश वहां पर की थी। तो इस वीडियो को समझने से पहले अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि जो कंपनीज है, कुछ कंपनी स्पेसिफिक बातें जो हम करने वाले हैं उसका कंटेक्स्ट आपको समझने में उससे बहुत बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, जहां पर हम काफी इंसाइटफुल एनालिसिस करेंगे, कुछ ऐसे मेट्रिक्स देखेंगे जो नॉर्मली किसी एनालिसिस में अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो स्टॉक्स है, मेनली हम शुगर कंपनीज की बात शुरू करने वाले हैं। तो शुगर कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो उनकी क्या प्राइस ट्रेजेक्टरी रही है पिछले कुछ सालों में, एंड क्या क्या चीजें इसमें फैक्टर्ड इन हो सकते हैं। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इन कंपनीज को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे हो तो आपको ये समझना जरूरी है कि इस करंट प्राइजेस में क्या क्या चीजें फैक्टर्ड इन हो सकती है, एंड वेदर देयर इज एन अपसाइड फ्रॉम हियर दैट विल डिटरमाइन आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस राइट नाउ। तो दिस इज द चार्ट फॉर सम ऑफ द मेजर शुगर कंपनीज इन द लास्ट 4-5 ईयर्स कि उनके प्राइजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड वो क्यों आए हैं, वो हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तब एक मेजर री रेटिंग इन स्टॉक्स में देखा गया। दिस वाज अराउंड जुलाई 2020। नाउ ये री रेटिंग इस चार्ट पर इतना अपेरेंट नहीं है बिकॉज ओवरऑल बेसिस पर स्केल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, कुछ स्टॉक्स ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स हो चुके हैं कि वो जो री रेटिंग है वो इस चार्ट पर क्लियरली विजिबल नहीं है। पर यहाँ पर एक काफी सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखी थी। कोविड के बाद ये सारे स्टॉक्स गिर गए एंड देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट री रेटिंग ऑफ द पी रेशियोज आफ्टर दैट, री रेटिंग ऑफ द प्राइसेस आफ्टर दैट। उसके बाद एक मेजर चेंज आया था अराउंड जुलाई 21, जब 20% टारगेट ब्लेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ने प्रीपोन कर दिया टू 2025। अब तक गवर्नमेंट बता रहा कि 2030 तक हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करना है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2025 में ही इसको अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके बाद ये सारे स्टॉक्स और बढ़ने लग गए। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव हो गया है, इसके रिपोर्ट्स पिछले साल आए थे, दैट वाज अराउंड जून 2022। तो इसके बाद एक और री रेटिंग यहां पर नजर आया। इसका क्या रीजन था? मेनली यही रीजन था कि अब तक सारे रिपोर्ट्स यही थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है एंड गवर्नमेंट वाज क्वाइट सीरियस अबाउट इट, इट स्टिल इज क्वाइट सीरियस अबाउट इट। पर जब 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव हो गया है, ऐसी खबरें आई, ऐसे रिपोर्ट्स आए, तब ये क्लियर हो गया कि ये टारगेट अचीवेबल है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसके बाद एक और री रेटिंग यहाँ पर शुरू होगी। री रेटिंग का रीजन सिंपल था, इथेनॉल का सप्लाई कम है एंड डिमांड ज्यादा है। जब अगर हमें 20% ब्लेंडिंग अचीव करना है तो जो भी सप्लाई करने वाले हैं इथेनॉल का, उनके लिए ये अच्छी खबर है। दैट्स व्हाई these re-ratings have happened in the stock prices for some of these sugar companies as well. Now next we'll have to look at the valuations of the sugar companies. ये हमें समझना इसलिए important है, like I said, कि कितनी चीजें factored in है। हम इसको historically compare कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पहले valuations हुआ करते थे उसके comparison में current valuations कैसे हैं, ये हमें यहाँ पर समझना है। कुछ some of the bigger sugar companies मैंने यहाँ पर include की है। श्री रेणुका शुगर से अगर हम शुरुआत करते हैं, विच इज द बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो इनका कोई पी रेशियो नहीं है बिकॉज ऑन अ टीटीएम बेसिस द कंपनी डज नॉट हैव अ प्रॉफिट, इट इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी एंड हिस्टोरिकली भी यहाँ पर कंपनी का लॉस रहा है। इनफैक्ट कंपनी का जो इक्विटी है दैट ऑल्सो इज नेगेटिव। सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज की स्टेबिलिटी, द कंपनी हैज you can say quite poor financial stability in terms of ratios. However, things can change because as we know, sugar sector अब तक जो रहा है that is being reflected in the financials and जो changes आने वाले हैं उससे हो सकता है future might be better for these companies. EID Parry के केस में around 9,200 crores का market cap है, current P ratio is 11.83। हालांकि EID Parry is a different case. EID Parry के केस में it is a consolidated entity and it's a holding company of कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो एक फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो जो मार्केट कैप है दैट मेनली रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ कोरोमंडल फॉर देम, बिकॉज जो कंसोलिडेटेड ईआईडी पैरी है उसमें मैक्सिमम जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का पोर्शन है वो कोरोमंडल से ही आ रहा है। सो यहाँ पर हमें एनालिसिस की एनालॉजीज जो है वो अलग डिटरमाइन करनी पड़ती है। वी कैन नॉट वैल्यू अ स्टैंड अलोन एंटिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हियर। लेकिन अगर आप बाकी के स्टॉक्स देखो, यहाँ पर बलरामपुर चीनी फॉर एग्जांपल, अब भी करंटली मार्केट कैप 8,700 करोड़ है।
करंट पी रेशियो इज 25, जबकि मीडियन पी रेशियो वाज समवेयर अराउंड 9, 10, 11 इन रेंज में हुआ करता था, एंड करंटली द पी रेशियो इज 25। इसका मतलब जो इथेनॉल की फ्यूचर कैपेसिटीज एंड फ्यूचर सप्लाई जो कंपनी करेगा, उससे होने वाला प्रॉफिट जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट इज ऑलरेडी वैल्यूइंग द कंपनी ऑन बेसिस ऑफ दैट। ये हमें रिफ्लेक्ट होता है इन इंक्रीज्ड पी रेशियोज जो हिस्टोरिकली इस इंडस्ट्री में देखे गए थे। इफ यू हैव अंडरस्टूड द शुगर इंडस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये साइक्लिकल होने की वजह से यहाँ पर मोस्ट कंपनीज कुड नॉट गेट अ पी रेशियो ऑफ मोर देन 5, 6 और 7। डबल डिजिट रेशियो पी रेशियो वाज वेरी रेयर इन दिस, तो वो अब दिखना शुरू हो गया है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में बिकॉज ऑफ एन एक्सेप्शनल गेन इन द प्रीवियस ईयर, तो इस वजह से उनका पी रेशियो यहाँ पर कम नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर हम नॉर्मलाइज्ड पी रेशियो कंसीडर करें, then even this company is now trading at a much higher valuations compared to its median PE ratios. Similar is the case with Dalmia Bharat Sugar, even Dhampur Sugar Mills, उनके केस में भी सेम है। हालांकि बन्नारी आमंड शुगर के केस में करंट पी रेशियोज इज एट पार विद द मीडियन पी रेशियोज, बट मीडियन पी रेशियोज भी इनके ज्यादा ही हुआ करते थे, मेनली बिकॉज ऑफ डिप्रेस्ड अर्निंग्स, जो शुगर सेक्टर में काफी कॉमन है। तो ये सारी चीजों की वजह से यू कैन क्लियरली सी वन ट्रेंड कि जो करंट वैल्यूएशंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस इस इंडस्ट्री में हुआ करते थे। एंड ज्यादा होने का रीजन भी है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स गवर्नमेंट इज क्वाइट सीरियस अबाउट इट। सो ये सारे सप्लायर्स है इथेनॉल के, तो दे आर इन अ क्वाइट गुड प्लेस इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। अब हमें नेक्स्ट ये देखना जरूरी है कि इथेनॉल का केपेक्स कौन कौन कितना कर रहा है। ये क्यों जरूरी है? अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करना है तो इथेनॉल की रिक्वायरमेंट लगभग 1200 करोड़ लीटर्स होने वाली है, 1200 करोड़ लीटर्स तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड करंटली सप्लाई कितना है? As per the previous ESY, that is ethanol supply year, the supply was around 550 to 600 crore liters. So in terms of supply हमें almost double करनी होगी हमारी ethanol supply की capacity in the next 2 years. तो कौन से ऐसी कंपनीज है जो ज्यादा कैपेसिटीज ऐड कर रही है, क्योंकि these are the companies who will be able to supply a majority portion of that ethanol. तो ये समझने के लिए हमें कौन सी कंपनीज ऐड कर रही है कैपेसिटी वो देखना जरूरी है। एंड एज यू कैन सी इन दिस चार्ट हियर, Sri Renuka Sugar is adding a lot of capacities for their ethanol capacities for their mills. अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे जो कंपनीज है वो इथेनॉल कैपेसिटीज ऐड करेंगे फॉर शुगर केन बेस्ड मिल्स। कुछ ऐसे भी कैपेसिटी एडिशन हो सकते हैं जो ग्रेन बेस्ड मिल्स के लिए होंगे, एंड दैट्स क्वाइट नेचुरल बिकॉज शुगर केन का जो प्राइस इन मिल्स को पे करना होता है टू द फार्मर्स, उसके कंपैरिजन में कुछ फीड स्टॉक for grain based ethanol distilleries that might be available at a cheaper rate. For example, broken rice is also a feedstock for ethanol. तो it is quite possible कि broken rice जो जिस रेट पर आपको अवेलेबल है that is quite cheaper than sugar cane that you have to pay to the farmers. So ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे मिल्स ने grain based capacities ही ज्यादा ऐड की है. So all those are included here. You can see कि Balrampur Chini is also making a lot of capacity additions in their ethanol capacities. Bajaj Hindustan Sugar के already existing capacities काफी ज्यादा है. They might not have planned for any capex right now. Maybe in some of the upcoming quarters they might announce it. But almost every sugar-based mill is adding distillery capacity. Distillery वही मशीनरी है जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो डिस्टिलरी कैपेसिटी ऐड होना एक अच्छी बात है इन कंपनीज के लिए। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ शुगर कंपनीज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर हमने कुछ मेजर 5 कंपनीज कंसिडर की है शुगर इंडस्ट्री में, एंड हमने एक कुछ अलग अलग मेट्रिक्स पर यहाँ पर इनको कंपेयर करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो फर्स्ट रो आप देखोगे दैट इज कि बेस्ड इन, ये जो शुगर मिल है, ये शुगर कंपनी है, वो बेस्ड इन कहाँ है। आपने शुगर इंडस्ट्री के वीडियो में ये देखा होगा कि इंडिया में मेनली यूपी बेस्ड शुगर केन क्रॉप होता है एंड साउथ इंडिया बेस्ड शुगर केन क्रॉप होता है जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में अवेलेबल होता है। सो यूपी बेस्ड शुगर केन जो होता है दैट यूजुअली हैज अ हायर यील्ड, यानी उससे जो यूपी बेस्ड शुगर केन अगर आप क्रश करते हो एंड उससे प्रोड्यूस होने वाली जो शुगर है उसका वॉल्यूम यूजुअली इज मोर देन व्हाट यू गेट इन साउथ इंडिया। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट। एक नई सीड भी उन्होंने डिस्कवर की थी अराउंड 6-7 ईयर्स अगो, जिससे यील्ड बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा एक और पेक्युलर चीज है दैट डिफरेंशिएट द शुगर केन क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, एंड दैट इज की जो क्रशिंग सीजन होता है शुगर केन का दैट इज यूजुअली लॉन्गर इन उत्तर प्रदेश। वहां का जो शुगर केन क्रॉप का क्रशिंग सीजन है दैट इज यूजुअली फ्रॉम अक्टूबर टू से मार्च। दिस इज टिपिकली द क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन। इससे होता ये है कि आपके पास ज्यादा टाइम के लिए क्रशिंग अवेलेबल होता है आपके शुगर मिल्स में। सो
एक ऑब्वियस सी बात है कि आपका आउटपुट ऐसे केसेस में ज्यादा रहेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेस्ड मिल्स को अगेन यहाँ पर एडवांटेज है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेकंड मेट्रिक, दैट इज एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो आपकी जो कैपेसिटी है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन टन्स ऑफ केन पर डे, लेकिन 6 महीने तक आपकी जो शुगर मिल है वो रन ही नहीं होने वाली है, बिकॉज शुगर केन को क्रश करके तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है, अदरवाइज दैट गोज बैड। सो जितनी एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, दैट रिफ्लेक्ट्स कि जो शुगर मिल है वो ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए ऑपरेटेड रहा था। एंड यू कैन सी कि यूपी बेस्ड शुगर मिल्स जो है they usually have it somewhere around 40%, जबकि सदर्न इंडिया में बेस्ड जो है, although श्री रेणुका शुगर had a very good season last in FY23, but generally it is less than 35% के आसपास जनरली वो होता है। बलरामपुर चीनी had a exceptionally poor season in terms of capacity utilization, कुछ केपेक्स उन्होंने रिसेंटली ऐड किया था, तो उस वजह से उनका जो यूटिलाइजेशन है वो FY23 के लिए थोड़ा सा कम रहा। यील्ड ऑफ शुगर, जैसे मैंने पिछले पैरामीटर में भी एक्सप्लेन किया था कि दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि फॉर 1000 kgs ऑफ शुगर केन दैट द कंपनी हैज क्रश्ड, कितना शुगर का यील्ड रहा है, शुगर का जो फाइनल आउटपुट है वो कितना रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर EID पैरी के केस में ये 9.33% है, इसका मतलब EID पैरी के प्लांट्स में, शुगर मिल्स में 1000 kgs of sugarcane crushed के लिए around 93 kgs of sugar बनी in FY23. It is considerably higher for UP based sugar mills because obviously उनका जो sugar yield होता है, sugar cane का yield होता है, वहाँ के क्रॉप का बेटर रहता है। टन्स पर डे, TCD जिसे कहते हैं, टन्स ऑफ केन पर डे की कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी दैट कैन प्रोड्यूस बेटर आउटपुट। ऑब्वियसली बात है कि आपके पास क्रश करने के लिए केन भी अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट इज एन ऑब्वियस थिंग देयर। करंट इथेनॉल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स पर डे, ये सबसे ज्यादा करंटली श्री रेणुका शुगर की है, एंड बाकी सारे मिल्स भी आर ट्राइंग टू कैच अप बिकॉज ऑब्वियसली इथेनॉल में बहुत बड़े एडवांटेजेस उनको गवर्नमेंट के साइड से ही नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट मेट्रिक, you can see this metric here, how much percentage of cane crushed can be used to produce ethanol as per current capacity. Now this is a very important metric जो हमने हमारे एनालिसिस से डिराइव करने की कोशिश की है। करंटली इथेनॉल पर जो प्राइसेस मिल रहे हैं इन शुगर मिल्स को, वो काफी अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। सो अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि जितना भी केन क्रश हो रहा है एक शुगर मिल में, वो सारा सिर्फ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ही यूज किया जाए, तो उस केस में कितना percentage of cane crushed can be used to produce ethanol. You can again rewind this line to understand कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कितना परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी जो है ये कंपनीज इथेनॉल के लिए यूज कर सकती है। जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग अनाउंस हुआ है तो शुगर मिल्स के पास ऑप्शन आ गया, आइदर तुम क्रश्ड शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बना सकते हो या फिर आप शुगर प्रोड्यूस कर सकते हो जैसा आप पहले किया करते थे। सो अगर कोई मिल ये समझ लेता है कि हमें शुगर नहीं प्रोड्यूस करनी, उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम इथेनॉल ही प्रोड्यूस करेंगे, तो जितना केन क्रश हो रहा है उसका कितना परसेंटेज इथेनॉल के लिए यूज हो सकता है, सारा इथेनॉल के लिए यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे मिल्स के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है करंटली। तो उस केस में यू विल सी दैट 47% इज द केस विच श्री रेणुका शुगर। सो जितना भी केन वहां पर क्रश हो रहा है एज पर FY23, तो उसका 47% इज द मैक्सिमम दैट दे कैन यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, बाकी से अब उनको शुगर ही बनानी पड़ेगी। सिमिलरली बाकी सारे कंपनीज के लिए भी ये मेट्रिक दिया है मैंने। इससे इन्फरेंस क्या होता है, सो अगर ये हायर होगा तो इसका मतलब ये है कि उतना कंपनी ज्यादा इथेनॉल बना सकती है, एंड अगर ये लोअर होगा बट द कंपनी हैज प्लान्ड कि उनको और केपेक्स करना है इथेनॉल में, तो ये मेट्रिक और ज्यादा बढ़ सकता है, एंड दैट कैन गिव अ वेरी स्टेबल कैश फ्लो फॉर द कंपनी। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दिस मेट्रिक। नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। काफी सिंपल सा रेशियो है, लेकिन इसको मैंने इंक्लूड यहाँ पर क्यों किया है, शुगर कंपनीज में डेट इक्विटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था जब ये सेक्टर साइक्लिकल हुआ करता था। अब कई मायनों में हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिकलिटी थोड़ी सी कम तो हुई है जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद अब बहुत सारे कंपनीज के डेट इक्विटी रेशियोज लेवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट अभी काफी क्लीन होती हुई नजर आ रही है। श्री रेणुका शुगर के केस में ऑब्वियसली इक्विटी नेगेटिव है, तो इस केस में डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर डिराइव नहीं हो पाएगा। बाकी कंपनीज के केस में आप देख सकते हो कि डेट इक्विटी इज नाउ एट क्वाइट रीजनेबल लेवल्स। बलरामपुर चीनी के केस में थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में ये कंपनीज के पास पास्ट में डेट इक्विटी रेशियो 2 से भी ज्यादा हुआ करता था। सो उसके कंपैरिजन में करंटली दे आर एट अ मच बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। डिस्टिलरी रेवेन्यू परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी FY23 में जो टोटल रेवेन्यू शुगर मिल ने किया उसके कंपैरिजन में डिस्टिलरी यानी इथेनॉल के प्रोडक्शन से जो आने वाला रेवेन्यू है वो कितना था, वो भी मैंने यहाँ पर टैबुलेट किया है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में ये सबसे ज्यादा रहा था इन FY23।
अनदर मेट्रिक दैट वी आर ट्राइंग टू एनालाइज हियर इज कि ये सारी कंपनीज का इथेनॉल से क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहा है इन द लास्ट 2 years। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने कुछ और कंपनीज भी इंक्लूड किए जो हमारे पहले के एनालिसिस में नहीं थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 कंपनीज दैट हैव हाइलाइटेड डिफरेंटली, ये यूपी बेस्ड शुगर केन कंपनीज है विच हैव अ बेटर यील्ड। इनके फेवर में बहुत सारी बाकी चीजें हैं, तो इन्हें हमें ऑब्वियसली बेटर लाइट में देखना है, बिकॉज इनके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस है आइदर बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन और बेस्ड ऑन हाउ दे आर डूइंग इन द इथेनॉल सेगमेंट। तो यहाँ पर इनके कुछ एडवांटेजेस है जिन्हें हमें नोट करना बहुत जरूरी है। सो यू कैन सी कि FY22 से FY23 में ऑलमोस्ट हर शुगर कंपनी का रेवेन्यू या फिर इबिट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्जिन्स कम हो रहे हैं। मार्जिन्स क्यों कम हो रहे हैं, ये इसे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इथेनॉल का जो आउटपुट प्राइस है दैट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यानी ये सारे शुगर मिल्स को अपना इथेनॉल बेचना पड़ता है टू OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि इथेनॉल को ब्लेंड करना है उन्हें इन द पेट्रोलियम दैट दे गिव टू द कस्टमर्स। सो ये सारे कंपनीज का जो एक प्राइस है वो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट। नाउ अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता नहीं है बट आपके कॉस्ट बढ़ते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट इज गोइंग टू बी ऑन योर मार्जिन्स। तो यही हमें नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर शुगर मिल, हर शुगर कंपनी के इथेनॉल से आने वाले रेवेन्यू के मार्जिन्स कम हो रहे हैं इन FY23। सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रिस्क। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रहा है, सो योर मार्जिन्स will always have a risk of a downside, upside तो आपको कभी मिलेगी ही नहीं। So that is something that you need to be very careful about. So जो भी शुगर मिल ज्यादा efficient होगा in their operations, they will earn a better margin. That is the moral of the story as far as ethanol or distillery revenue goes. So as you can see कि clearly industry wide ही you will see that जो revenue है वो increase हो रहा है, लेकिन margins decrease हुए हैं in FY23। तो ये सारी बातें थी मेनली अबाउट शुगर कंपनी। शुगर कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इथेनॉल स्टोरी कितनी feasible है ये देखने की कोशिश की है। There is another company that exists in the ethanol space which is a proxy to the ethanol theme। बहुत लोगों का कहना है कि this is a proxy to the ethanol theme, यानी जो शुगर कंपनीज में हमें रिस्क्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल, यानी शुगर मिल की सारी चीजें गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, इनपुट प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, आउटपुट प्राइस गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, शुगर के प्राइसेस भी गवर्नमेंट ही डिटरमाइन कर रही है। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री हो सकती है क्या जहां पर गवर्नमेंट का जो प्राइसिंग है वो वहां पर कम हो एंड इट कैन स्टिल बी एन इथेनॉल प्ले, यानी इथेनॉल में जो इंक्रीज होने वाला है उसका फायदा भी हमें वहां पर हो सकता है। सो वन नेम दैट कम्स अप इन दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज मेक्स डिस्टिलरीज, यानी जो चीजें, जो केपेक्स एडिशन हमने ये शुगर कंपनीज को करते हुए देखा है, मेनली मोस्ट ऑफ देम माइट बी सोर्सिंग देयर डिस्टिलरीज फ्रॉम प्राज इंडस्ट्रीज बिकॉज इट्स अ वेरी बिग नेम इन द शुगर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इथेनॉल बेस्ड डिस्टिलरी से इस इथेनॉल थीम की वजह से कितना फायदा प्राज को हो सकता है, ये भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो प्राज इंडस्ट्रीज मेनली 5 डिफरेंट वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है। बायो एनर्जी इज देयर मेन वर्टिकल, जहां पर द कंपनी मेक्स इथेनॉल प्लांट्स एंड different types of ethanol plants. So Praj is present in all types of ethanol plants, whether it is making distillery out of sugarcane as a feedstock or out of grains. Now distillery जो है that is a very complex machinery. इसके plants काफी complex होते हैं, तो यहाँ पर एक expertise है प्राज के पास in the form of having that capacities. They have a lot of experience in this and ये सारे टाइप्स के इथेनॉल डिस्टिलरीज बनाते हैं, whether it is grain based or whether it is sugarcane based. तो बायो एनर्जी इज देयर मेन इनकम सोर्स, मेन सेगमेंट इन देयर बिजनेस। इसके अलावा प्राज हाई प्योरिटी करके एक बिजनेस है इनका, जहां पर ये हाई प्योरिटी वाटर एंड हाइजीनिक सिस्टम्स बनाते हैं विच केटर्स टू मेनली फार्मा इंडस्ट्रीज एंड लॉट ऑफ बायोटेक, कॉस्मेटिक एंड वेलनेस सेक्टर एज वेल। एंड एक इंजीनियरिंग सेक्टर है जहां पर ये तीनों सेगमेंट्स दैट इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड ब्रीवरीज एंड बेवरेजेस, ये तीनों सेगमेंट मिला के इनका जो इंजीनियरिंग डिवीजन है वो यहाँ पर that comprises these 3 main divisions. तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट होता है, रिसाइकलिंग, रिसोर्सेज रिकवरी, तो ये सारी चीजें विच केटर्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट करना है ये सारे इंडस्ट्रीज को, उसमें इनकी मशीनरीज जो है वो हेल्प होती है। ब्रूअरी एंड बेवरेजेस के लिए भी अल्कोहल बेस्ड जो कंपनीज होंगी उनके लिए भी ये लोग मशीनरी बनाते हैं, सो दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स देयर बिजनेस। तो प्राज के केस में क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, क्या क्या चीजें हैं जो इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। दिस इज अ स्निपेट फ्रॉम देयर ओन प्रेजेंटेशन दैट द कंपनी गिव्स टू देयर इन्वेस्टर्स। सो ऑब्वियसली
इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर हेल्पिंग देम अ लॉट एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से 20% ब्लेंडिंग अचीव करनी है तो सारे शुगर कंपनीज विल ट्राई एंड सोर्स मोर एंड मोर डिस्टिलरीज टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज। तो इससे फायदा प्राज को यहाँ पर क्लियरली होने वाला है। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर ऑब्वियसली अ ह्यूज बूस्ट टू देम। 2G, 1G एंड 2G बेस्ड प्लांट्स है, सो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल विच इज मेनली फ्रॉम बायोफ्यूल्स, तो उसमें भी इनकी प्रेजेंस है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में भी इनकी प्रेजेंस है। सो यहाँ पर आने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसका बहुत बड़ा फायदा प्राज को यहाँ पर इनडायरेक्टली होने वाला है। सो दैट इज वन सेक्टर वेयर which is a quite major growth driver for Praj. इसके अलावा there is also CBG. Now CBG stands for compressed biogas. So biogas is mainly gas from mainly from manure, cow dung, ये सारी चीजों से बायो एलिमेंट्स, so जो भी वेस्ट होगा तो उससे बनने वाला गैस that comprises the compressed biogas segment. This is different from CNG. Compressed natural gas नहीं है ये, this is compressed biogas. So यहाँ पर भी कंपनी का ये कहना है कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर कंपनी के लिए हो सकता है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी हैपनिंग इन दिस सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 years। हालांकि यहाँ पर कंपनी के पास कंपटीशन है कंपेयर्ड टू इथेनॉल बेस्ड प्लांट्स, जहां पर कंपनी हैज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सो यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी के पास थोड़ी सी कंपटीशन हो, पर यहाँ पर इस सेगमेंट से कंपनी का ऑर्डर फ्लो करंटली उतना ज्यादा नहीं है। मेनली सारा जो भी ऑर्डर फ्लो है दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल बेस्ड प्लांट्स। इसके अलावा ZLD, सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स है उसमें भी इनके कुछ ग्रोथ लीवर्स हो सकते हैं, एंड बाकी जो एंसिलरी सेगमेंट्स है कंपनी के लिए वहां से भी इनके ग्रोथ लीवर्स काफी अच्छे हो सकते हैं। सो करंटली जो इनके लास्ट रिजल्ट्स रहे हैं, Q1 के रिजल्ट्स रहे हैं, उसमें अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि कहाँ से इनका ऑर्डर इनटेक आ रहा है, ऑर्डर बैकलॉग कैसा है, ये सारी चीजें अगर हमें समझनी है तो इसके लिए हमें इनका पिछला रिजल्ट समझना काफी जरूरी है। इफ यू सी ऑन योर स्क्रीन, ऑर्डर इनटेक काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। पिछले 2-3 क्वार्टर से ये थोड़ा सा स्लो रहा था, बट दैट हैज रिकवर्ड क्वाइट वेल इन Q1 FY24। मेनली सारी जो ऑर्डर इनटेक है दैट इज इन द बायो एनर्जी सेगमेंट। 60% ऑर्डर इनटेक इसी सेगमेंट में रहा था। ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का ऑर्डर इनटेक इनका रहा फॉर दिस 1 क्वार्टर, जहां पर मैक्सिमम ऑब्वियसली बायो एनर्जी का था। बहुत सारे जो भी कंपनीज केपेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिलरी, इथेनॉल डिस्टिलरी, वो दैट कंप्राइजेस देयर बायो एनर्जी बिजनेस हियर। डोमेस्टिक ऑर्डर्स आर स्टिल डोमिनेटिंग, ऑल्दो एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। ऑर्डर बैकलॉग यानी कितने ऑर्डर्स अब तक इन्होंने फुलफिल नहीं किए उसका अगर हम काउंट देखें तो दैट हैज आल्सो रीच्ड अराउंड 3700 करोड़ एट द एंड ऑफ Q1 ऑफ FY24, जिसमें 78% ऑर्डर बैकलॉग इज फॉर बायो एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सो यहीं से बायो एनर्जी सेगमेंट से ही इनका मैक्सिमम फ्यूचर रेवेन्यू आएगा, ये यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पर एक्सपोर्ट का शेयर करंटली कम है, डोमेस्टिक इज अराउंड 78%, सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम इनका क्लाइंट बेस देखें तो क्लाइंट बेस में इट इज क्वाइट अ ग्लोबल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स। सो इवन एक्सपोर्ट की भी बात करें तो एक्सपोर्ट बेस्ड क्लाइंट्स भी इनके काफी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर इंडियन बेस्ड क्लाइंट्स देखो तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट एवरी मेजर शुगर कंपनी इज देयर क्लाइंट इन दिस सेगमेंट। यानी ये शुगर कंपनीज के पास जो भी डिस्टिलरी के प्लांट्स है वो मेनली प्राज से ही प्रोक्योर किया है, ये हमें यहाँ पर क्लियरली एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ब्राजील बेस्ड कंपनीज भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। सो इवन दे हैव taken the project expertise from Praj in this industry। जो इथेनॉल बेस्ड केपेक्स है उसका पोटेंशियल उन्होंने अगेन यहाँ पर रीइटरेट किया है। यही हमने पिछले वीडियो में समझा था जहाँ पर हमने शुगर इंडस्ट्री का एनालिसिस किया था कि शुगर इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मोर कैपेसिटी एडिशन। इससे ऑब्वियस सा फायदा प्राज को होने वाला है। लेकिन हमें एक बात समझनी है कि जो भी टारगेट्स है इथेनॉल ब्लेंडिंग के वो 2025 के लिए है, जिसके लिए सारे केपेक्स एडिशंस करंटली हो रहे हैं। सो जो करंट ऑर्डर बुक है हो सकता है कि दैट माइट बी the peak capacity additions that some of these sugar companies are making, because ये सारे कंपनीज को भी देखना होगा, शुगर कंपनीज को भी देखना होगा कि गवर्नमेंट एक बार 20% अचीव हो जाता है उसके बाद क्या करती है। Whether government tries to go for 25%, if that happens तो जो भी इथेनॉल बेस्ड कंपनीज है उनके लिए ये एक और पी रेटिंग का स्कोप वहां पर हो सकता है। बट ये देखना जरूरी है कि 20% अचीव होने के बाद गवर्नमेंट के क्या आगे प्लान्स है, दैट विल डिटरमाइन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सो हो सकता है कि करंट केपेक्स में ऑलरेडी जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी है जो 2 साल में होने वाली है वो यहाँ पर फैक्टर्ड हो। सेगमेंटल ट्रेंड अगर आप देखोगे, सो दिस इज क्वार्टर वाइज, एंड यहाँ पर मैंने क्वार्टर वाइज यहाँ पर इसको एनालाइज करने की कोशिश की। किसी भी कैपिटल गुड सेक्टर कंपनी की जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर इनटेक है एक क्वार्टर का वो काफी वोलेटाइल है। कुछ क्वार्टर्स में एकदम यू विल सी अ सर्ज इन द ऑर्डर्स, जबकि कुछ क्वार्टर्स में इट विल डिक्लाइन बाय अ लॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इनके बाकी जो 2 डिविजन्स है दैट इज इंजीनियरिंग एंड हाई प्योरिटी, वो डिविजन्स उतने इजीली कैचअप नहीं कर पा रहे टू
द काइंड ऑफ इंक्रीज दैट बायो एनर्जी इज सीइंग इन सम ऑफ देयर क्वार्टर्स। हालांकि इसका एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज कुछ कुछ क्वार्टर्स में देयर इज अ सडन स्पाइक इन सम ऑर्डर्स इन सम स्पेसिफिक कैटेगरी, जबकि अगेन अगले ही क्वार्टर में वो बहुत कम होता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग डिवीजन का देखोगे तो 287 करोड़ हो गया ऑर्डर इनटेक इन दिसंबर 21 क्वार्टर, जबकि अगेन उसके अगले ही क्वार्टर में दैट ड्रॉप टू 61 करोड़। सो काफी वोलेटाइल है अभी भी, एंड बायो एनर्जी इज सर्टेनली द मेन थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग देम अ लॉट ऑफ वैल्यू राइट नाउ। पर आज की अगर हम स्टॉक मूवमेंट देखें इन द लास्ट 5 इयर्स तो काफी री रेटिंग यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट रिमेन्स अ कंसर्न फॉर अ कंपनी लाइक प्राज। कंसर्न इसीलिए बिकॉज currently the company is trading at a PE ratio of around 40, which is high for a capital goods sector company. But this PE ratio of 40 is already on a strong earning cycle. Currently जो भी capex हो रहा है उस वजह से उनके जो current earnings है, that is TTM earnings है, they are quite strong. तो उसके बेस पर 40 का PE ratio है, and इथेनॉल के 1G and 2G requirements होने के बाद हो सकता है कि उनके पास जिस लेवल की करंट ऑर्डर बुक है फ्रॉम द बायो एनर्जी बिजनेस वो शायद सस्टेन ना हो। ऑब्वियसली सीबीजी रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, जहां से वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहां से कंपनी को काफी अच्छी ऑर्डर बुक आगे हासिल हो सकती है, बट ये देखना जरूरी होगा कि कंपनी सस्टेन कर पाती है या नहीं। जो उनकी करंट ऑर्डर बुक बायो एनर्जी से आ रही है वो कंपनी सस्टेन कर पाती है कि नहीं, दैट रिमेन्स अ थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आई फील कि 40 के पी रेशियो पे कंपनी का स्टॉक सीम्स कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, एंड कितना यहाँ पर अपसाइड हो सकता है ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट बिकॉज दिस पी रेशियो इज ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग साइकिल, सो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ग्रोथ गाइडेंसेस उन्होंने पास्ट में बताया है वो मटेरियलाइज हो, सीबीजी में जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है वो मटेरियलाइज हो। ये सारी चीजें कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर वो होता है तो कंपनी कैन स्टिल सी सम इंक्रीज इन द वेल्थ क्रिएशन फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। सो दिस वॉज मेनली आवर एनालिसिस अबाउट स्टॉक्स जिनको इथेनॉल थीम से फायदा हो सकता है। हमने यहाँ पर शुगर सेक्टर भी कवर किया एंड इथेनॉल प्रॉक्सी इन द फॉर्म ऑफ प्राज वो भी कवर किया। आई होप आपके लिए ये सेशन काफी इंसाइटफुल रहा होगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इथेनॉल की वजह से क्या क्या फायदा ये सारे शुगर कंपनीज को यहाँ पर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।